उस रात के बाद रमेश सो नहीं पाया। कमरे में चुप्पी थी, लेकिन उस चुप्पी में घूंघरुओं की आवाज अब भी गूंज रही थी। जमीन पर गिरी पुरानी तस्वीर और उसकी आंखों में वही चेहरा, चंद्रमुखी। रमेश के मन में एक ही सवाल था, अगर चंद्रमुखी उसकी मां जैसी दिखती थी तो सच क्या था? और सच हमेशा डरावना होता है। अगली सुबह गांव जागा जरूर, लेकिन उसकी आंखें झुकी हुई थीं। रमेश जैसे ही बाहर निकला, लोगों ने बात करना बंद कर दिया। दरवाजे आधे खुले, आंखें आधी छुपी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव उसे पहचानता हो। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने रमेश को अपने घर बुलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, 20 साल पहले तुम्हारे पिता यहाँ पुलिस में थे। चंद्रमुखी की मौत एक हादसा नहीं थी, उसे हादसा बनाया गया था। फाइलों पर दुर्घटना की मुहर लगी और सच्चाई को आग में झोंक दिया गया। पूरा गांव चुप रहा। उस रात फिर से पूर्णिमा आई। हवा में ठंडक थी और डर। घूंघरुओं की आवाज इस बार तेज थी। चंद्रमुखी गांव के बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस इंतजार। रमेश उसके सामने खड़ा था। उसने डरते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? चंद्रमुखी की आवाज शांत थी लेकिन भारी। मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए। जिस सच को तुम्हारे पिता ने दफन किया, उसे बाहर लाओ। रमेश की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे समझ आ गया था, अगर आज भी वह चुप रहा तो यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। अगले दिन मंदिर के सामने पूरा गांव इकट्ठा हुआ। रमेश ने सारी सच्चाई लिखित में दी। पुलिस आई, पुरानी फाइलें फिर से खुली। उस रात के बाद गांव में कोई गायब नहीं हुआ। और अगली सुबह लोगों ने देखा, मंदिर के बाहर जमीन पर जली हुई चूड़ियां पड़ी थीं। चंद्रमुखी नजर नहीं आई। लोग कहते हैं उसे इंसाफ मिल गया, लेकिन भैंसा टोला में आज भी पूर्णिमा की रात कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि सब जानते हैं, अगर फिर कभी किसी औरत के साथ नाइंसाफी हुई तो चंद्रमुखी फिर लौटेगी, क्योंकि कुछ आत्माएं डराने नहीं जगाने आती हैं।